स्वागत है आप सभी का यूएम स्टडी पे। यूपीएसआई 2021 के नए नवेले बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और इंडियन पॉलिटी की आज आपकी पहली क्लास होगी दोस्तों। और हम जीएस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएस में आपकी जो पॉलिटी मूल विधि जो आएगी वो 24 इसके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और अगर इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की डेफिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के अंदर राज्य करने की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, इंडियन पॉलिटी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसका इतिहास जानेंगे कि आखिर इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हम सब जानते हैं हमारे देश के अंदर जो है पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी और डच और भी बहुत से देश जो है हमारे भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए। लेकिन इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत तो तभी से हो गई थी जब सबसे पहले अंग्रेज़ भारत के अंदर आए थे। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज़ आए थे तो वो रॉल्फ फिंच और जॉन मिल्टन हॉल के दो अंग्रेज़ 1599 ईस्वी में भारत आए थे। और दोस्तों उस समय भारत के अंदर मुग़ल डायनेस्टी रूल कर रही थी, यानी कि मुग़ल वंश चल रहा था और मुग़ल वंश में ही रूल कर रहा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और दोस्तों अकबर के दरबार में भी विज़िट करने वाला रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज़ जो अकबर के दरबार में भी विज़िट करने के लिए गया था। और दोस्तों ये भारत देश के अंदर घूमे और घूमने के बाद ये वापस ब्रिटेन पहुँचे और इन्होंने देखा कि जो भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन है तो वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से व्यापार की दृष्टि से उपयोगी साबित हो सकती है ब्रिटेन के लिए। तो इन्होंने वहाँ ब्रिटेन में जाकर एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया द मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। और वही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम के ग्रुप ने, क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी तो वो एलिज़ाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। तो एलिज़ाबेथ टेलर प्रथम से भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, एकाधिकार प्राप्त करने के लिए ये गए एलिज़ाबेथ टेलर प्रथम के पास। और एलिज़ाबेथ टेलर प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 को एक चार्टर, एक राजलेख दिया भारत के अंदर व्यापार करने के लिए। और जैसे ही उस चार्टर या राजलेख पर साइन हुए 31 दिसंबर सन 1600 को, तो तभी स्थापना हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। दोस्तों ये इसी चार्टर को लेकर, उसी राजलेख को लेकर भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए। और सिर्फ यही ईस्ट इंडिया कंपनी या जो चार्टर एक्ट लेकर आया था द मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम का ग्रुप, यही सिर्फ भारत के अंदर व्यापार कर सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये भारत के अंदर आए और जैसे ही मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई तो मुग़ल बादशाह इसके बाद जो बना तो वो जहांगीर बना था दोस्तों। और जहांगीर जैसे ही मुग़ल बादशाह बना तो उसके भी दरबार में, उसके भी शासनकाल में एक कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज़ भारत के अंदर आया। और उसने जो समुद्री मार्ग से भारत के अंदर आया था, और ये सबसे पहला अंग्रेज़ था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था दोस्तों। तो ये भारत के अंदर आए और जो कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज़ जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो इसने जहांगीर से ही भारत के अंदर फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी। और जहांगीर के द्वारा ही फैक्ट्री लगाने की अनुमति अंग्रेज़ों को कहाँ पर दे दी गई, मछलीपट्टनम में दे दी गई थी। और इनकी जो अस्थायी फैक्ट्री लगी तो वो मछलीपट्टनम में लगी। और सन 1613 ईस्वी को इन्हों की जो स्थायी फैक्ट्री लगी थी तो वो गुजरात के सूरत में लगी थी दोस्तों। तो ये हमारे देश के अंदर व्यापार करते रहे और लगभग 100 सालों तक व्यापार ठीक ठाक चलता रहा। और क्योंकि इन्हों की सबसे पहली फैक्ट्री तो लगी थी वो गुजरात के सूरत में लगी थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो अधिकार किया था तो वो किस पर किया था, वो बंगाल पर किया था। और इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत भी कहाँ से होती है, वो बंगाल से होती है, क्योंकि इन्होंने अधिकार किस पर किया था, बंगाल पर किया था। तो हम पढ़ेंगे ही किसको, सबसे पहले बंगाल को पढ़ेंगे दोस्तों। तो बंगाल उसकी अगर बात की जाए तो दोस्तों सन 1700 ईस्वी में, सन 1700 में जो मुग़ल बादशाह हुआ करता था औरंगज़ेब,
मुग़ल बादशाह कौन हुआ करता था? औरंगजेब हुआ करता था दोस्तों। तो औरंगजेब ने सन 1700 में जो बंगाल का सूबेदार बनाया था दोस्तों, बंगाल का सूबेदार जो बनाया था वो किसको बनाया था दोस्तों? वो मुर्शिद कुली खान को बनाया था। मुर्शिद कुली खान को बनाया था दोस्तों बंगाल का सूबेदार। और दोस्तों उस समय जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी या इसकी कैपिटल जो हुआ करती थी, तो वो क्या हुआ करती थी दोस्तों? वो ढाका हुआ करती थी। और हम सब जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में जो ढाका राजधानी है वो किसकी है? वो बांग्लादेश की राजधानी है। दोस्तों जैसे ही सन 1700 में इसे बंगाल का सूबेदार बनाया था मुर्शिद कुली खान को, तो दोस्तों जब तक मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब जिंदा रहा तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ व्यापार ही करते रहे भारत के अंदर, क्योंकि जितना कुशल और योग्य शासक था औरंगज़ेब, उतने ही अकुशल और अयोग्य नालायक साबित हुए। कौन? इसके उत्तराधिकारी, इसके सक्सेसर्स। तो दोस्तों जैसे ही मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो मुग़ल वंश का डिक्लाइन होने लगा, मुग़ल डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लगा, पतन होने लगा। और जितने भी इसके सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो सब अपने आप को मुग़लों से स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने सूबेदार नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खान को दोस्तों, तो उसने अपने आप को मुग़लों से स्वतंत्र घोषित कर लिया। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद ये बंगाल का सबसे पहला क्या बना था? नवाब बना था। तो दोस्तों उस समय जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी वो ढाका हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये सूबेदार बना था तो इसने अपने ही नाम से एक शहर बसाया, एक सिटी बसाई, एक सिटी बसाई थी, एक शहर की स्थापना की थी, जिसका क्या नाम था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की। और इसने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर लिया? मुर्शिदाबाद कर लिया। तो इसने अपनी जो कैपिटल बना ली थी बाद में, वो क्या बना ली थी? वो मुर्शिदाबाद कर बना ली थी। यानी कि ही शिफ्टेड his capital from ढाका टू मुर्शिदाबाद। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। और दोस्तों इसने जैसे ही जो बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खान, तो इसने मुग़लों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और जैसे ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया कर लिया था तो यही फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का जो सबसे पहला नवाब बना, यानी कि फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, या बंगाल का प्रथम नवाब ही कौन बना? बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना दोस्तों? तो बना था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान।
दोस्तों ये सबसे पहला नवाब था, लेकिन इसके बाद जो बंगाल का अगला अगला नवाब बना तो वो कौन बना था। नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल की बात की जाए तो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन बना था। बंगाल या बंगाल का अगला नवाब कौन बना, तो बंगाल का अगला नवाब कौन बना, वो बना था सुजाउद्दीन। और ये मुर्शिद कुली खान जो बना था नवाब रहा था, तो वो कब से कब तक रहा था, वो सन 1713 से 1727 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये जो रहा था सुजाउद्दीन, तो वो सन 1727 से 1739 तक ये बंगाल का नवाब रहा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद जो अगला नवाब बना तो वो कौन बना था, वो सरफराज खान बना था दोस्तों, जो सन 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। अगर बात की जाए नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तो वो कौन बना था, सरफराज खान। सरफराज खान। और ये सरफराज खान जो रहा था वो 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। लेकिन दोस्तों सरफराज खान का ही एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। और इस अलीवर्दी खान ने अपने इस अलीवर्दी खान ने अपने नवाब सरफराज खान के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था दोस्तों, विद्रोह कर दिया था सरफराज खान के खिलाफ। और जैसे ही विद्रोह किया था तो तभी एक युद्ध लड़ा गया था जिसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ घेरिया। 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, 1740 में एक लड़ा गया बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध। और दोस्तों ये घेरिया का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, एक तरफ तो था कौन, सरफराज खान, और दूसरी तरफ दोस्तों कौन था, इसी का ही सेनापति अलीवर्दी खान, वर्दी खान दोस्तों। तो जैसे ही ये युद्ध लड़ा गया था तो इसके परिणाम क्या हुए थे, तो दोस्तों इन दिस बैटल अलीवर्दी खान डिफीटेड सरफराज खान। दोस्तों इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित किया।
इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित किया दोस्तों। और जैसे ही इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित किया था, तो तभी जो बंगाल का अगला नवाब बना, तो वो कौन बना था दोस्तों? तो वो अलीवर्दी खान बना था। तो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल या बंगाल का अगला नवाब कौन बना? तो दोस्तों बंगाल का अगला नवाब कौन बना दोस्तों? अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान कब से कब तक रहा था? 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा दोस्तों। और जैसे ही ये अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था, जैसे ही ये अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था, तो ये पहला नवाब था जो अंग्रेज़ों की रणनीति, इनकी स्ट्रेटजी को समझ गया था। और उसने ये कहा था कि जो अंग्रेज़ हैं तो वो मधुमक्खी के समान हैं, यानी कि इनकी जो हालत है वो मधुमक्खी के समान है। अगर इनको पालोगे तो ये आपको क्या देंगे? शहद देंगे। लेकिन अगर आपने इनको छेड़ा तो ये मधुमक्खी के समान है, ये आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, या आपको काट काट कर मार देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बंगाल का जो अगला नवाब बना था अलीवर्दी खान के बाद, तो वो कौन बना था? बंगाल का अगला नवाब कौन बना था? नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कह सकते हैं आप। नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल या बंगाल का अगला नवाब, तो वो कौन बना था दोस्तों? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और ये कब से कब तक रहा था? ये सन 1756 से 1757 ईस्वी तक, ये मात्र 1 साल ही बंगाल का नवाब रहा दोस्तों। और ये जैसे ही बंगाल का नवाब बना, तो जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना, तो दोस्तों उस समय भारत के अंदर फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज़ भी व्यापार कर रहे थे। और जो फ्रांसीसी थे वो चंद्रनगर में व्यापार कर रहे थे, और अंग्रेज़ कहाँ पर व्यापार कर रहे थे? तो ये कोलकाता में व्यापार कर रहे थे दोस्तों। तो जैसे ही ये व्यापार कर रहे थे, तो इन्होंने अपने अपने एरिया की किलाबंदी शुरू कर दी, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने अपने अपने एरिया की किलाबंदी शुरू कर दी। और जैसे ही इस बात का पता चला, किसको पता चला दोस्तों? सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला कि इन्होंने इस तरीके से अपनी किलाबंदी शुरू कर दी है, तो सिराजुद्दौला ने इनके पास फरमान भिजवाया कि आप जो है जो किलाबंदी कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। तो दोस्तों फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन माने कौन नहीं थे? अंग्रेज़ नहीं माने थे। और जैसे ही अंग्रेज़ नहीं माने थे, तो सन 1756 ईस्वी को ही सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद एक लगभग 146 अंग्रेज़ों को अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद फिर एक ऐसी घटना घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में
आज भी घटित है, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेजिडी या काल कोठरी की घटना कहा जाता है दोस्तों। तो क्या थी ये ब्लैक होल ट्रेजिडी या काल कोठरी की घटना? तो दोस्तों ये ब्लैक होल ट्रेजिडी या काल कोठरी की घटना जो हुई थी वो 20 जून सन 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। और ये घटना कहाँ पर हुई थी? विलियम फोर्ट में, विलियम फोर्ट या विलियम के किले में दोस्तों। तो ये कब हुई थी? 20 जून सन 1756 ईस्वी को हुई थी। और ये दोस्तों जो विलियम फोर्ट में हुई थी, तो ये जैसे ही घटना सन 1756 ईस्वी में हुई, तो ये क्या थी? इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक होल ट्रेजिडी। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल ट्रेजिडी या काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। तो दोस्तों क्या थी ये काल कोठरी की घटना दोस्तों? तो इस घटना के तहत जो था, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो इसने जो था 146 अंग्रेज़ों को क्या कर लिया था? वो अरेस्ट कर लिया था दोस्तों। और अरेस्ट करने के बाद इनको 146 को और एक ऐसी कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। एक ऐसी काली कोठरी थी जिसके अंदर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, और अंधेरा था और ऊपर से क्या था? घोंटों घोंटों तक पानी भरा हुआ था। और जैसे ही इनको ठूंस ठूंस कर भरा 146 अंग्रेज़ों को, तो ठूंस ठूंस कर भरने के बाद और 2 दिन के बाद उस कोठरी को खोला गया। और खोलने के बाद जो था, जो 146 अंग्रेज़ जो आपके ये अरेस्ट किए थे, तो इनमें से मात्र कितने बचे थे? मात्र 23 ही जिंदा बचे थे। बाकी 123 की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। 123 की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और इन्हीं में से ही जो 23 लोग जिंदा बचे थे, तो इनमें से ही एक जो राइटर था, जो अंग्रेज राइटर था, उसका क्या नाम था? विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल। तो ये भी इसी में ही जिंदा बचा था। जो विलियम हॉलवेल था, ये क्या था? लेखक था दोस्तों। क्या था ये? लेखक था या राइटर था। तो ये भी इन्हीं में से जिंदा बचने वालों में से था। और इसी ने ही अपनी किताब में इस काल कोठरी की घटना को क्या किया है? इसको ही डिफाइन किया है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही इस बात का पता चला, कहाँ पर? इंग्लैंड में ये बात पहुँची, ब्रिटेन के अंदर, कि वहाँ पर अंग्रेज़ों को बंद करके और इस तरीके से काल कोठरी में बंद करके उनको मार दिया गया है। तो तभी जो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनकर आया, तो वो कौन बनकर आया था? अगर बात की जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, तो दोस्तों वो कौन बनकर आया था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव आया था। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव बना। और रॉबर्ट क्लाइव कब आया था दोस्तों? ये सन 1756 ईस्वी में बनकर आया था। सन 1757 ईस्वी में बनकर आया था। तो दोस्तों जैसे ही ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया रॉबर्ट क्लाइव, तो तभी सन 1757 ईस्वी में ही एक युद्ध लड़ा गया। सन 1757 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ पिलासी। बैटल ऑफ पिलासी या पिलासी का युद्ध। और दोस्तों ये पिलासी का युद्ध जो था, तो वो लड़ा किस किस के बीच में गया था?
एक तरफ तो कौन था, सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कौन था दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। तो इस युद्ध के परिणाम क्या हुए थे, तो दोस्तों इस इन दिस बैटल, इन दिस बैटल रॉबर्ट क्लाइव defeated सिराजुद्दौला। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। पराजित किया। और जैसे ही पराजित किया तो इसमें हार का कारण क्या था, इस युद्ध के अंदर जो हार का कारण था, तो वो सबसे बड़ा जो हार का कारण था, इसका ही एक मंत्री हुआ करता था राय दुर्लभ, और इसका ही सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र। और यही दोनों जो थे इसकी सबसे बड़े हार के कारण बने थे दोस्तों। कौन कौन थे, एक तो इसका मंत्री था राय दुर्लभ, और दूसरा कौन था, इसी का ही सेनापति। सेनापति कौन था दोस्तों, मीर जाफ़र। तो दोस्तों ये मीर जाफ़र और राय दुर्लभ अगर दिखावे के तौर पर तो लड़ रहे थे, वो किसकी तरफ लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला की तरफ लड़ रहे थे, लेकिन ये अंदर ही अंदर किससे मिल गए थे, वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए थे दोनों। क्योंकि इस युद्ध में बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी के युद्ध में जो साथ दिया था अंग्रेज़ों का, तो वो किसने दिया था, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने दिया था। इसलिए नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल ही कौन बना, नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, या बंगाल का अगला नवाब। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बना दोस्तों, तो वो मीर जाफ़र बना। मीर जाफ़र। और दोस्तों ये कब से कब तक रहा था, सन 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा दोस्तों मीर जाफ़र। और दोस्तों ये क्योंकि इसको जो नवाब बनाया था तो वो किसने बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो जैसा अंग्रेज़ कहते थे उसी तरीके से चलता था, यानी कि अंग्रेज़ों की कठपुतली हुआ करता था कौन, मीर जाफ़र। लेकिन बंगाल का जो अगला नवाब बना इसके बाद, तो इसी का ही बेटा जो बंगाल का नवाब बना। बंगाल का अगला नवाब कौन बना दोस्तों, इसी का ही बेटा हुआ करता था मीर कासिम। मीर कासिम। और ये मीर कासिम कब से कब तक रहा था, ये सन 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा दोस्तों। और जैसे ही इसको बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया, तो ये जो मीर कासिम था, क्योंकि जो मीर जाफ़र था तो क्या हुआ करता था, ये अंग्रेज़ों की कठपुतली हुआ करता था मीर जाफ़र। लेकिन मीर कासिम जो हुआ करता था ये अंग्रेज़ों की कठपुतली नहीं था,
और इसी ने ही सबसे पहले यानी इनकी रणनीतियों को समझा और इसने सोचा कि अगर इनको अभी नहीं रोक पाए तो कभी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी और इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को ख़त लिखा कि हमें एकजुट होकर इन अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ना चाहिए और इन्हें अपने देश से बाहर भगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही ये रणनीति बना रहा था तो इस रणनीति की भनक किसको लग गई? अंग्रेज़ों को लग गई। और अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चला कि जो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बना हुआ है उसने हमारे खिलाफ़ रणनीति बनानी चालू कर दी है, तो तभी इसको बंगाल के पद से हटाकर दोबारा किसको बना दिया गया? बंगाल का नवाब। दोबारा नवाब किसको बना दिया? वो मीर जाफ़र को बना दिया दोस्तों। मीर जाफ़र को बना दिया था। कब बनाया था? सन 1764 ईस्वी में। और इसे बंगाल के नवाब के पद से तो हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था? मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से तो हटा दिया गया था और दोबारा किसको बना दिया गया था दोस्तों? तो वो मीर जाफ़र को बना दिया गया था। लेकिन इसने जो अपनी रणनीति थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो इसकी रणनीति, जो इसके मंसूबे थे, वो इसने क्या रखे? जारी रखे दोस्तों। और 1764 ईस्वी में ही एक युद्ध लड़ा गया था। 1764 में ही लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और दोस्तों, ये लड़ा किस किस के बीच में गया था? तो दोस्तों, एक तरफ तो अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से कौन लड़ रहे थे? एक तरफ शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन था? ये मुग़ल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय। और मीर कासिम कौन था? ये जो बंगाल का नवाब था पहला। और तीसरा कौन था? शुजाउद्दौला। तो ये तीन महाशय तो लड़ रहे थे इधर से। मीर कासिम और इधर अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था सेना का, तो वो कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ये अंग्रेज़ों की सेना की तरफ से लड़ रहा था। कौन? हेक्टर मुनरो। लेकिन इस युद्ध के भी परिणाम क्या हुए दोस्तों? तो इन दिस बैटल हेक्टर मुनरो defeated शाह आलम सेकंड मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने
तीनों को हरा दिया था दोस्तों। और जैसे ही इनको हराया तो तभी अंग्रेज़ों यानी कि अंग्रेज़ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुई थी। सॉरी, किस किस के बीच में हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। तो तभी 1765 ईस्वी में 1765 में ही हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। और ये संधि दोस्तों किस किस के बीच में हुई थी? शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला और दूसरे कौन थे इधर? रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि कहा जाता है दोस्तों। और ये इलाहाबाद की संधि क्या थी दोस्तों? तो ये इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, तो इसमें जो शर्त रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि भारत से जो भी रिवेन्यू जनरेट की जाएगी तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा की जाएगी। यानी कि जितना भी रिवेन्यू, जितनी भी इनकम जो जनरेट की जाएगी वो अंग्रेज़ों को के द्वारा की जाएगी, और भारत से लूटने के लिए ही, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का जो मकसद था तो वो यही था कि भारत से अधिक मात्रा में धन को लूटकर ब्रिटेन पहुंचाना। तो इसी लूट के माध्यम से इन्होंने एक शासन लगाया और इन्होंने लगाई सन 1700। इन्होंने ही बंगाल के अंदर क्या लगाई थी? डायरकी इन बंगाल, डायरकी इन बंगाल या बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लगाया और ये सन 1765 से 1772 ईस्वी तक रहा दोस्तों। तो ये डायरकी इन बंगाल या बंगाल में द्वैध शासन, ये द्वैध शासन क्या था दोस्तों? तो द्वैध शासन ऐसा होता था कि जो बंगाल की जनता थी उसे डबल टैक्स पे करना पड़ता था। यानी कि जो बंगाल की जनता थी वो एक टैक्स तो देती थी, किसको? सीधा अंग्रेज़ों को देती थी, और दूसरा टैक्स जो देती थी वो किसको देती थी? जो बंगाल का लोकल रूलर था। तो दोस्तों लोकल रूलर किसको बना दिया गया था? तो वो राय दुर्लभ को लोकल रूलर बना दिया गया था। और जो एक टैक्स देती थी वो राय दुर्लभ को देती थी, और दूसरा टैक्स किसको देती थी? वो अंग्रेज़ों को देती थी। लेकिन अंग्रेज़ राय दुर्लभ से भी टैक्स लिया करते थे, तो इसका मतलब यही था कि अधिक से अधिक मात्रा में धन लूटना और लूट कर कहाँ पर ले जाना? ब्रिटेन ले जाना। और दोस्तों ये 1765 से 1772 ईस्वी का जो काल है यही कहलाता है क्या? लूट ऑफ इंडिया। लूट ऑफ इंडिया या भारत की लूट। भारत की लूट इसी को ही कहा जाता है, जिसको डायरकी इन बंगाल या बंगाल में द्वैध शासन लगाया था इस। और जैसे ही इस बात का एक बार फिर पता चला कहाँ पर? ब्रिटेन में, कि वहाँ पर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भेजा था व्यापार करने के लिए, लेकिन उसने तो कुछ और ही करना शुरू कर दिया है, वहाँ से धन लूटना चालू कर दिया है। तो तभी जो बंगाल का अगला गवर्नर बनकर आया, तो कौन बनकर आया था दोस्तों? वो आया था 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में जो बंगाल का गवर्नर बनकर आया, नेक्स्ट गवर्नर
ऑफ बंगाल, या बंगाल का अगला गवर्नर जो बनकर आया था दोस्तों, बंगाल का अगला गवर्नर कौन बना दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बनकर आया दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग बनकर आया। और जैसे ही ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया, कौन बनकर आया दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का जब गवर्नर बनकर आया तो इसने सबसे पहले काम ही किया था कि इसने सबसे पहले क्या काम किया, जो बंगाल के अंदर द्वैध शासन था या डायरकी इन बंगाल, बंगाल में जो द्वैध शासन लगाया गया था, तो सबसे पहले क्या किया था दोस्तों? तो इस डायरकी इन बंगाल या बंगाल में द्वैध शासन का क्या किया था? अंत किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में क्या किया था? इस द्वैध शासन का अंत किया। द्वैध शासन का अंत या एबोल्यूशन ऑफ डायरकी, द्वैध शासन का अंत किया। और भारत के अंदर एक और नई पोस्ट बनाई जिसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एक और नई पोस्ट बनाई कि जिसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जैसे ही ये पोस्ट बनी तो भारत के अंदर कार्यपालिका की शुरुआत हुई। और कार्यपालिका की जैसी शुरुआत हुई तो यहीं से ही शुरुआत होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या भारत में संवैधानिक विकास यहीं से ही शुरू हुआ। और अब जो हम पढ़ेंगे तो वो दो हिस्सों में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास को। और ये कब से कब तक पढ़ाया जाएगा? एक तो 1773 से और 1857 ईस्वी तक जो पढ़ेंगे वो हम कंपनी रूल पढ़ेंगे या कंपनी का शासन पढ़ेंगे। यानी कि जो भारत पर रूल करेगी तो वो किसका शासन चलेगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलेगा। तो वो कब से कब तक चलेगा? सन 1773 से 1857 तक, और 1858 से 1947 ईस्वी तक तो चलेगा। तो वो ताज का शासन या क्राउन रूल हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी, ऐसी क्लास आपको हम बार बार देते रहें दोस्तों। और आपका ये जो सिलेबस है वो जल्द ही कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो नोट्स हैं वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और मेहनत से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।